अब हम देखते हैं अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण। तो रेखाएं और कोण के बारे में हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि रेखाएं क्या होती है, इसके बीच में बनने वाला कोण क्या होता है, और हम कई प्रकार के कोण 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, कई प्रकार के कोण हम इससे पहले बना चुके हैं। तो फिर से हम शॉर्ट में समझेंगे कि ये रेखाएं क्या होती है और कोण क्या होते हैं। इसके बाद में 9th क्लास में हमें अलग अलग प्रकार के कोण बनाना है। अभी तक तो कोण बनाते थे कि 30 अंश बोला 30 अंश बना दिया, 40 बोला 40 बना दिया, 42 बोला तो 42 अंश का कोण बना दिया। लेकिन किस कोण को क्या बोला जाता है, इसके क्या प्रकार होते हैं, ये सारी बातें सीखेंगे। रेखा कितने प्रकार की होती है और उसके बीच में बनने वाले कोण क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है, ये सारी बातों पर हम इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रेखाओं की बात करेंगे। तो रेखा क्या होती है? रेखा, किरण और रेखाखंड, ये तीनों बातों को हम एक साथ में समझेंगे कि ये क्या होती है। रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, अगर हम स्केल की सहायता से दो बिंदुओं को मिला दें, देखिए दो बिंदु है हमारे पास में और हम क्या कर रहे हैं कि स्केल की सहायता से मिला दें। लेकिन दो बिंदुओं को मिलाने पर कहाँ तक मिला है इसको और कितना आगे तक बढ़ा है, तो अनंत तक आगे इधर भी बढ़ा दे और अनंत तक आगे इधर भी बढ़ा दे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रेखा बोलेंगे। कहने का मतलब ये रेखा का अंतिम छोर नहीं होता है। देखेंगे इधर तीर का चिन्ह लगा है, इसका मतलब यह है कि इधर अनंत तक की आएगी और इधर भी अनंत तक की ओर जा सकती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रेखा बोलेंगे। कहने का मतलब रेखा की लंबाई अनंत तक होती है और इसको दोनों इधर इस प्रकार से तीर से प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः रेखा को AB से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन AB के ऊपर ऐसा दोनों इधर तीर लगाकर इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब किरण, रेखा का अगर एक प्रारंभिक छोर या अंतिम छोर, दोनों में से कोई भी अगर छोर निश्चित हो, अभी यहां देखेंगे दो बिंदुओं को मिलाया मैंने, तो इसका एक छोर क्या हो? फिक्स हो। कहने का मतलब ये रेखा थी और रेखा का अगर एक छोर, ये यहाँ पर एक बिंदु अंतिम बिंदु है, तो उसको क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। फिर से जो रेखा है, रेखा का इधर भी अंतिम छोर और इधर भी अंतिम छोर नहीं है, अगर एक साइड में किधर भी अंतिम छोर हो, इधर अंतिम छोर हो या तो उधर अंतिम छोर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। देखिए ये भी एक किरण है, इसका ये वाला बिंदु जो है वो क्या है? फिक्स है, इसके आगे ये रेखा नहीं जा सकती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? किरण बोलेंगे। इसको भी हम ये सामान्यतः AB से प्रदर्शित करेंगे और ये एक ही ओर जा रही है, इसलिए एक और तीर का चिन्ह लगा देंगे। रेखाखंड, जो रेखा है उसका कटा हुआ भाग, देखिए हमने क्या किया, इसको काट दिया मतलब कुछ इसका पोर्शन निकाल दिया। जैसे रेखा किरण है, किरण को भी हमने अगर ये काट दिया तो ये क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। तो कहने का मतलब जिसके दोनों छोर हो, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो? फिक्स हो, निश्चित हो, तो उसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे। और इसको प्रदर्शित किया जाता है AB बार से। सामान्यतः रेखा को L, M और N और डैश 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 इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब एक रेखा बनाई हमने या किरण बनाई, दूसरी किरण बनाई, तीसरी किरण बनाई और इनको प्रदर्शित करना है तो L, M और N से सामान्यतः इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि रेखा, किरण और रेखाखंड की जो बात कर रहे हैं हम, तो इसका उपयोग क्या है? दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? दैनिक जीवन में देखिए ये जो स्केल बनी है, ये एक रेखाखंड है, देखिए ना, सीधी बनी हुई है, एक सरल रेखा में गमन कर रही है। अगर हम ऐसा देखेंगे इसको तो एकदम बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है। तो सीधी दिखाई दे रही है मतलब इसको क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे, है ना। अच्छा, रेखा बोलेंगे तो मतलब रेखा तो अनंत, इधर भी अनंत होती है, इधर भी अनंत होती है। तो अगर हम इसको फिक्स, इसका अंतिम बिंदु भी और प्रारंभिक बिंदु भी फिक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रेखाखंड बोल सकते हैं। तो अगर हम स्केल की सहायता से दो बिंदुओं को अगर मिला देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक रेखाखंड मिलेगा। अगर दो बिंदुओं को फ्री हैंड से मिला दे, देखना मैंने अभी जस्ट बताया कि दो बिंदुओं को अगर मिलाया जाए तो एक रेखा प्राप्त होती है, तो ये भी तो दो बिंदुओं को मिलाया ना मैंने, तो लेकिन ये सरल रेखा नहीं है, ये क्या हो गया? ये इसको बोला जाता है वक्र। अगर आड़ी टेढ़ी होगी तो उसको क्या बोलेंगे?
वक्र बोलेंगे, और वक्र के बारे में हमें 11th 12th क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बल्कि 9th क्लास में भी हम वक्र के बारे में कुछ पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो हमें यहाँ पर सरल रेखाएं और कोणों के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। अब इसका उपयोग क्या है, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि ये जो स्केल है ये सरल रेखा में है। हम अगर मकान बनाते हैं तो मकान के जो पिल्लर होते हैं वो सरल रेखा में ऊर्ध्वाधर खड़े होते हैं, जो इसके बीम होते हैं वो ऊर्ध्वाधर सीधे रेखा में होते हैं। हमारा जो कमरा बना है इसमें बहुत सारी सरल रेखाएं, देखिए इस कॉर्नर में एक सरल रेखा है, इस कॉर्नर में सरल रेखा है, इस कॉर्नर में सरल रेखा है। तो ऐसी कई सारी सरल रेखाएं हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं। अगर दृष्टि रेखा देखा जाए, मान लिया जाए कि हम अगर हमारी आँख किसी पेड़ को देख रही है, ये यहाँ पर एक पेड़ है और इस पेड़ को अगर हमारी आँख देख रही है तो यहाँ पर भी क्या होगा, सरल रेखाएं गमन करती है। अगर सूर्य की जो आने वाली किरणें हैं, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि सूर्य की आने वाली किरणें क्या होती है, सरल रेखा में गमन करती है। ये प्रकाश की विशेषता होती है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, तो वो भी एक क्या है, सरल रेखाएं है। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हम दैनिक जीवन में दे सकते हैं कि जो सरल रेखाओं में होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि सरल रेखा तो है, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ डेफिनेशन और क्लियर करेंगे कि संरेख क्या होते हैं, संरेख, असंरेख या संरेख बिंदु बोल सकते हैं। संरेख बिंदु क्या होते हैं, असंरेख बिंदु क्या होते हैं, असंरेख बिंदु क्या होते हैं। अगर 3 या 3 से ज़्यादा बिंदु, 2 क्यों नहीं बोला, 2 बिंदु कहीं पर भी मिला दीजिए तो इसके बीच में मिलने वाली क्या है, एक सरल रेखा ही होती है हमेशा, ठीक है। अगर हम 2 बिंदुओं को आपस में स्केल की सहायता से मिला दे तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है। लेकिन मैं 3 की बात कर रहा हूँ कि एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है, और तीनों बिंदुओं को अगर हम स्केल से मिलाए और तीनों बिंदु अगर एक लाइन पर मिल जाए, देखिए तीनों बिंदु क्या हो गए, एक लाइन पर मिल गए, तो इसको क्या बोलेंगे, संरेख। संरेख मतलब एक ही रेखा पर है, और असंरेख मतलब एक रेखा पर नहीं है। मान लिया जाए कि एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है और तीसरा बिंदु है। अगर हम तीनों बिंदुओं को एक साथ मिलाने की कोशिश करें, देखिए ये मिला दिया ये दोनों बिंदुओं को, और इधर भी मैं मिला देता हूँ दोनों बिंदुओं को, और देख रहे हैं कि एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रही है। क्या हो रहा, ये ऐसी रेखा, तिरछी रेखा प्राप्त हो रही। या इन्हीं तीनों बिंदुओं को अगर हम बिना स्केल से मिलाए तो ये देखिए इस टाइप से वक्र बन रहा, तो ये क्या हो गए, असंरेख हो गए। कहने का मतलब अगर 3 या 3 से ज़्यादा बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिलाए और ये सब एक ही लाइन पर अगर हो जाए तो उसको संरेख बोलेंगे, अदरवाइज असंरेख बोलेंगे। अब देखते हैं कि कोण क्या होता है। 2 रेखाखंड या 2 किरणों के बीच, एक किरण ये है और दूसरी किरण ये है, 2 किरण जिसके प्रारंभिक बिंदु क्या हो, संपाती हो। यहाँ पर 2 किरणें मैंने बनाई है, एक किरण ये है यल और दूसरी किरण है यम, और जिसके प्रारंभिक बिंदु क्या है, संपाती हो, तो इनके बीच में बने भाग को क्या बोलेंगे, इसको कोण बोलेंगे, और इसको बोला जाता है कोण। अब ये इसका शीर्ष कहलाता है। जो प्रारंभिक बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, इसके शीर्ष होते हैं, और ये किरणें होती है, ये क्या होती है, किरणें होती है। ये किरण 1 और ये भी क्या कहलाती है, किरण, दूसरी किरण। तो मतलब 2 किरणों के बीच में जो बनेगा उसको कोण बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम शीर्ष, और इसके बीच के इसको भाग को क्या बोला जाता है, कोण बोला जाता है। और इसकी जो ये 2 किरणें हैं इसको बोला जाता है कोण की भुजाएं कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि कोणों के प्रकार क्या क्या होते हैं और कितने प्रकार के कोण बनाए जा सकते हैं, और इस चैप्टर में जो कोणों के प्रकार है यही इंपॉर्टेंट है, और इसी के बारे में हमें एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है। और तो कोणों के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए कि क्या कितने टाइप के कोण होते हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, और जब प्रॉपर्टी मालूम रहेंगे तो हम क्वेश्चन को बड़े स्मूथ तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं हम इसकी कुछ परिभाषाएं। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10.
Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब हम देखते हैं कि कोनों के क्या प्रकार होते हैं। कोनों के प्रकार और कितने प्रकार के कोण होते हैं। सबसे पहले है न्यून कोण। जो न्यून कोण होगा ऐसा कोण जिसकी माप 0 अंश से ज़्यादा हो और 90 अंश से कम हो। देखिए ये छोटा मुंह किधर है, 0 की ओर है, और बड़ा मुंह किधर है, x की ओर। तो इसका मतलब x का जो मान है वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 90 अंश से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। देखेंगे कि यहाँ पर मैं न्यून कोण बना रहा हूँ। सपोज करें कि ये 45 अंश का कोण बना दिया न्यून कोण, ये 60 अंश का कोण बना दिया न्यून कोण, ये 60 अंश का कोण बना दिया न्यून कोण। कहने का मतलब 0 अंश से ज़्यादा होना चाहिए और 90 अंश से कम होना चाहिए। तो उस कोण की माप को क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। अब इसके बाद है समकोण। जिसका x का मान कितना होना चाहिए, 90 अंश है, तो उसको क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर अगर किसी कोण की माप 90 अंश है तो उसको क्या बोलेंगे, हम समकोण बोलेंगे। एग्जैक्ट 90 अंश का होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि दोनों जो किरणें हैं वो क्या होना चाहिए, परस्पर लंबवत होना चाहिए। इस पर एक किरण लंबवत है, इस पर एक किरण लंबवत। लंबवत का मतलब यह है कि देखिए एक किरण ये है, रेखाखंड है, और इसके ऊपर दूसरा रेखाखंड रख दिया, तो ये यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो 90 अंश का कोण है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। अब अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। जैसे मान लिया जाए कि एक किरण ये है और ये दूसरी किरण है, इसके बीच का 120 अंश का कोण है। मैंने क्या बताया कि 90 अंश से ज़्यादा होना चाहिए, तो 120 90 से ज़्यादा है ना, लेकिन 180 से कम होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम न्यून अधिक कोण। इसके बाद है ऋजु कोण। और ऋजु कोण क्या होता है, अगर जिसका मान x का मान कितना होना चाहिए, 180 अंश है, तो उसको बोलेंगे ऋजु कोण। देखेंगे यहाँ पर दो किरणें हैं और इसके बीच का जो कोण की माप है वो है 180 अंश। अगर 180 अंश होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऋजु कोण बोला जाता है। इसके बाद है प्रतिवर्ती कोण। और प्रतिवर्ती कोण बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती कोण किसको बोलेंगे, अब मान लिया जाए कि एक किरण ये है और दूसरी किरण ही है, तो ये वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा। और प्रतिवर्ती कोण का मान कितना होता है, 180 अंश से ज़्यादा होता है और 360 अंश से कम होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। तो याद रहे, प्रतिवर्ती कोण का मान हमेशा 180 अंश से अधिक होगा और 360 अंश से कम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। अब देखते हैं हम पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण। और पूरक कोण ऐसे दो कोण पूरक कोण कहलाते जिनका योगफल 90 अंश हो। जैसे ये यहाँ पर मैं क्या है, दो पूरक कोण बना देता हूँ, दो कोण बना देता हूँ। यहाँ पर एक कोण ये है और एक कोण ये है, इसके दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, ये 90 अंश का कोण बन रहा। तो इसके बीच में दो कोण बन गए हमारे पास में, एक कोण ये बन गया और दूसरा कोण ये बन गया, और दोनों का योगफल अगर 90 अंश है तो उसको हम बोलेंगे पूरक कोण। अब समपूरक कोण क्या होते हैं, समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिसका
योगफल 180 अंश हो। देखिए यहाँ पर 3 किरणें हैं, पूरा मान 180 अंश है, तो इसके बीच में 2 कोण बन गए, एक कोण ये वाला बन गया और दूसरा कोण ये बन गया, तो दोनों का योगफल कितना हो गया? 180 अंश हो गया। तो इसको बोलेंगे हम समपूरक कोण। अब आसन्न कोण, आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या होता है? आसन्न कोण का मतलब ये है कि ऐसे 2 कोण जो एक दूसरे से लगे हुए हो, दोनों एक दूसरे के क्या हो, आजू बाजू बने हो। जैसे एक किरण है, ये वाली किरण है, इसके इस साइड का ये वाला कोण बना है और इसके इस साइड का एक कोण बना है। कहने का मतलब 2 कोणों के बीच की जो रेखा होती है उसको क्या बोलेंगे हम? दोनों कोणों के बीच की रेखा अगर कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको आसन कोण बोलेंगे। तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? आसन कोण होते हैं। अच्छा, यहाँ अगर देखेंगे तो ये तो आसन कोण है ना, यहाँ से इस भुजा से इस साइड में भी एक कोण है और इस साइड में भी कोण है, तो दोनों कोण क्या हो गए? आसन्न कोण कहलाते हैं। अब रेखिक युग्म क्या होता है? रेखिक युग्म, और रेखिक युग्म का यूज बहुत ज़्यादा करना है। रेखिक युग्म का मतलब ये है कि अगर जिसके बीच में 180 अंश का कोण बने, यहाँ पर देखिए 2 रेखाएं है और दोनों रेखाओं के बीच में 180 अंश का कोण बने, तो क्या बोलते हैं? उसको रेखिक बोला जाता है। फिर से यहाँ पर मान लिया जाए कि ये यहाँ पर क्या 180 अंश का कोण हो, तो ये एक रेखा का निर्माण करती है। या दूसरे तरीके से अगर एक रेखा पर कोई बिंदु है तो वहाँ पर जो बनने वाला कोण होता है वो 180 अंश होता है। तो अगर हमें मालूम है कि एक कोई रेखा है, यहाँ पर कोई बिंदु है और उस बिंदु पर 180 अंश का कोण बनता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक रेखा का निर्माण करेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। रेखिक युग्म का कॉन्सेप्ट हमें इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा करना है, तो रेखिक युग्म की बात क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है और अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। 2 रेखाएं, एक रेखा है ये और ऐसी दूसरी रेखा है, ये दोनों रेखाओं को अनंत तक आगे की ओर बढ़ाया जाए, दोनों को अनंत तक पीछे की ओर बढ़ाया जाए और कभी भी आपस में न मिले, तो क्या होगा? प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही ना वो, तो इसको क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। अगर 2 रेखाएं हैं और ये रेखा बना दी मैंने और दूसरी रेखा बना दी देखिए, और इसको आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। रेखाएं हमेशा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या कर रही है? एक बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये दोनों रेखाओं को क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। और ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर रही, तो इसको क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे अगर हम देखें कि ट्रेन की जो पटरी होती है, अगर ट्रेन की पटरी सीधी सीधी हो तो दोनों कभी भी आपस में नहीं मिलती है। वैसे अगर मुड़ भी जाए तो भी नहीं मिलती है, लेकिन मुड़ जाए तो अगर ट्रेन की पटरी ऐसी मुड़ेगी तो सरल रेखाएं नहीं है ना वो, इसलिए समांतर तो है लेकिन सरल रेखाएं नहीं है। तो जब ट्रेन की पटरी सीधी सीधी होती है तो समांतर रेखाओं का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, वो कभी आपस में नहीं मिलती। अगर मान लिया जाए कि दिल्ली से भोपाल ट्रेन जा रही है तो उसकी जो पटरी है और सीधी सीधी है, कहीं पर मोड़ नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं बोलेंगे। और समांतर रेखाएं कभी भी आपस में मिलती नहीं है। तो ये बातें क्लियर हो गई हमारे पास में कोणों के प्रकार क्या होते हैं, और उसके बाद ये कोणों के प्रकार है ना, ये कोणों होना चाहिए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण। तो ये डेफिनेशनों पर हम और एक बार डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या प्रमेय है, और उस प्रमेयों के आधार पर फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम इसको और एक शार्ट में देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है और हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only.
Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब हम 60 में फिर से और एक डेफिनेशनों को देख लेते हैं। रेखा जिसका एक सरल रेखा जिसका अंतिम छोर और प्रारंभिक छोर फिक्स न हो, इधर भी अनंत की ओर जाए इधर भी अनंत की ओर जाए, तो दो बिंदुओं को अगर हम स्केल की सहायता से मिलाए तो क्या बनेगी? सरल रेखाएं बनेगी, जो कि इसका लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अंतिम छोर न हो, मतलब ये अनंत की ओर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी अनंत की ओर जाए तो उसको रेखा बोलेंगे। किरण जिसका प्रारंभिक बिंदु या तो फिर अंतिम बिंदु, ये इधर इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु फिक्स हो और अंतिम बिंदु फिक्स न हो, ये क्या हो? असीमित हो। या तो प्रारंभिक बिंदु फिक्स हो और अंतिम बिंदु लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा तो क्या होगा? इसको किरण बोलेंगे। हमने देखा धनुष बांध वाला जो तीर होता है उसका जिधर से हम निशाना साधते उधर तीर लगा होता है और वो अनंत की ओर इशारा करता है कि वो अनंत की ओर जा सकता है। लेकिन जो अंतिम बिंदु होता है जिधर हम थ्रेड धागे की ओर लगाते हैं उसको, तो वो क्या होगा? इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। तो ये क्या होगा? इसका प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा और ये इसका अंतिम बिंदु हो जाएगा। तो अंतिम बिंदु इसका फिक्स नहीं होता है किरण का। रेखाखंड, अगर कोई किरण है जिसका प्रारंभ में भी अनंत की ओर जाए और इधर भी अनंत की ओर जाए तो उसका जो कटा हुआ भाग है उसको, इतने भाग को क्या बोलेंगे हम? रेखाखंड बोलेंगे। कोण, अगर दो किरण है और दोनों किरणों के प्रारंभिक बिंदु संपाती हो तो इनके बीच के भाग को हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। और शीर्ष, कोनों के शीर्ष, और इसको हम बोलेंगे जो प्रारंभिक बिंदु है दोनों के उसको शीर्ष बोलेंगे, कोण का शीर्ष। और इसको कोण की भुजाएं बोलेंगे। ये भी कोण की भुजाएं और ये भी कोण की भुजाएं है। तो कोण भी हो गया और कोनों के शीर्ष भी क्लियर हो गए। अब न्यून कोण, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक हो। समकोण, समकोण इसका मतलब 90 अंश का कोण हो, तो ये 0 से 90 अंश होगा और ये होगा 90 अंश का एग्जैक्ट। अधिक कोण जो 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो। रिजु कोण जो एग्जैक्ट 180 अंश का कोण बनाए उसको रिजु कोण बोलेंगे। प्रतिवर्ती कोण जिसका मान 180 अंश से ज़्यादा हो और 360 अंश से कम हो उसको रिजु कोण, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। पूरक कोण जिसमें दो कोणों का योगफल 90 अंश का हो, एक कोण और दो कोण दोनों ही कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 190 अंश होना चाहिए। समपूरक कोण, समपूरक कोण उसको बोलेंगे जिसमें दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए, तो उसको समपूरक कोण बोलेंगे। आसन्न कोण, आसन्न कोण मतलब दो कोण ऐसे हो जिसकी एक भुजा दोनों कोण की उभयनिष्ठ भुजा हो। यहाँ पर देखना दो कोण है तो ये वाली जो बीच वाली भुजा है वो क्या है? दोनों कोणों में कॉमन है, तो उसको क्या बोलेंगे? इन दोनों कोणों को आसन्न कोण कहा जाता है। रेखिक युग्म, अगर दो किरणें हैं और दोनों किरणों के बीच में अगर 180 अंश का कोण बनेगा, मतलब इसके बीच में कुछ कोण बन रहा है और दोनों का योगफल अगर 180 अंश है, तो ये वाली जो रेखा है वो क्या एक सरल रेखा में गमन करती है, ये बोल सकते हैं। या कोई अगर सरल रेखा में गमन करती है तो उसके बीच के बिंदु पर 180 अंश का कोण बनता है, तो ये क्या होता है? इसको रेखिक युग्म बोला जाता है। इस कोण का और इस कोण का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसको प्रतिच्छेदी बोलेंगे। और प्रतिच्छेद नहीं करती है
तो उसको क्या बोला जाता है, समांतर रेखाएं कहा जाता है। ये देखिए, इसको कितना भी आगे की ओर बढ़ाए चाहे कितना भी पीछे की ओर बढ़ाए तो ये कभी आपस में नहीं मिलेंगी, तो इसको समांतर रेखा और इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। अब शीर्षाभिमुख कोण, अगर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो देखिए आमने सामने के जो कोण होते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा दोनों बराबर होते हैं। ऐसे ही इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा, और ये कोण की और ये कोण की माप क्या होगी, बराबर होगी। तो हमें इसमें प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 इसको पढ़ना है, फिर उसके बाद में हम प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे और देखेंगे कि इस आधार पर कैसे प्रश्नावली को हल किया जा सकता है। लेकिन ये सारी परिभाषाएं हमें मालूम होना चाहिए, तो आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हो, फिर से देख सकते हो, और पूरी डेफिनेशन पूरी परिभाषाएं समझने के बाद में ही आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और ये परिभाषा समझ में आ जाएगी तो एक्सरसाइज बड़े स्मूथ तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं हम इसकी प्रमेय। अब हम प्रश्नावली 6.1 के पहले कुछ अभिग्रहित समझते हैं, कुछ प्रमेय समझते हैं, और इस आधार पर फिर हमें प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करना है। तो अभिग्रहित 6.1 क्या बोल रही है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, पहले तो मैं एक रेखा बना देता हूं, ये देखिए एक रेखा बना दी, और एक किरण इस रेखा पर खड़ी हो, ये एक किरण है और जो इस रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर जो आसन्न बने हुए हैं ना ये वाले कोण, एक कोण ये वाला हो गया और एक कोण ये हो गया, दोनों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। और हम रेखीय युग्म की परिभाषा से समझ चुके हैं कि कोई भी रेखा पर अगर कोई बिंदु हो तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है, उस बिंदु पर 180 अंश का एक और कोण बनता है। अब इस बिंदु पर अगर कोई किरण खड़ी है तो दोनों का योगफल भी तो 180 अंश ही होगा ना। तो ये क्या हो गया, अभिग्रहित क्रमांक 1 है, और हमें मालूम होना चाहिए कि अगर एक रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो इसके दोनों कोणों का योगफल क्या होता है, आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। आसन्न मालूम है ना, आसन्न की परिभाषा पढ़े हम कि अगर दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो ये क्या हो गए, दोनों कोण आसन्न कोण हो गए। अभिग्रहित 2, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। देखिए हमारे पास में आसन्न कोण है, एक आसन्न कोण ये है और दूसरा आसन्न कोण ये है, इसकी उभयनिष्ठ भुजा कौन है, ये वाली उभयनिष्ठ है ना, जो कि इस कोण में भी है और इस कोण में भी है। दोनों कोण के बीच में जो भुजा है उसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। तो बोला है कि दो अउभयनिष्ठ भुजाएं, एक अउभयनिष्ठ भुजा ये है क्योंकि ये वाली भुजा केवल इसी कोण में यूज हुई है, और एक भुजा ये वाली है जो कि इस कोण में यूज हुई। तो अउभयनिष्ठ भुजा कौन सी हो गई, ये और ये। तो ये क्या अउभयनिष्ठ भुजा जो रहेगी वो क्या बनाएगी, एक सरल रेखा का निर्माण करेगी। तो ये अभिग्रहित क्रमांक 2 है। अब इससे रिलेटेड हमें प्रमेय देखना है। प्रमेय, यदि दो रेखाएं, ये हमारे पास में एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, ये प्रतिच्छेद कर दिया इसने वो बिंदु पर, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कहने का मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे ये देखते हैं। इसको हम इस साइड से देखते हैं, देखना इसका नाम मैं O A B और C और D नाम दे देता हूँ। हम अगर इस कोण की बात करें, ये मैं अभी कोणों को हटा दे रहा हूँ सबको, तो ये कोण कौन सा, AOC प्लस ये वाला कोण AOD, कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर से कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म है ना, रैखिक युग्म है। फिर से ये एक रेखा है और इसके एक ही ओर ये आसन्न कोण बनेंगे ना ये वाले, तो दोनों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अच्छा, फिर से ये वाला कोण की बात कर रहे हैं हम, तो AOD पुनः
कोण ए ओ डी प्लस ये वाला कोण है ना, प्लस ये वाला कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी, दोनों मिला के कितना हो गया 180 अंश हो गया। ये भी क्या है, रैखिक युग्म से, और दोनों कोणों का योगफल कितना हो गया 180 अंश हो गया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 के दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए। देखिए दोनों भी 180 अंश, तो समीकरण 1 व 2 से, तो कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी इज इक्वल टू कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी। दोनों साइड में ए ओ डी है, तो ए ओ डी से ए ओ डी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा कोण ए ओ सी बराबर से कोण बी ओ। तो इसी प्रकार से हम क्या है इस कोण के लिए भी बता सकते हैं कि इसके ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, और दोनों कोण क्या होंगे इसके बराबर होंगे। तो इसी आधार पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 6.1 और उसके थ्रू ये सारे जो हमने अभी अभिग्रहित और प्रमेय और कुछ परिभाषाओं को समझा है, और इसी आधार पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.